हाय गाइज। आप सभी का एक बार फिर से मित्रांत के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने 2.1, 2.2 एंड 2.3 में जो भी प्रश्न थे, जो भी क्वेश्चन थे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का, इस यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों ने उसे देखा भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोई अगर कारणवश उसको नहीं देख पाया है या देखने के लिए उनके पास समय नहीं है, तो वैसे छात्रों और लोगों के लिए इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में 2.1, 2.2, 2.3 के लिंक दे दिया जाएगा और वो लोग देख लेंगे। तो साथियों, अध्याय 3 में जो है ज्यामितीय आकृति की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो इसका एक्सरसाइज बनाने से पहले मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसका जो कॉन्सेप्ट्स है, इसका जो सिद्धांत है, उसको अगर जान लेते हैं तो 3.1 में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। विदाउट एनी हेल्प जो है आप 3.1 बना सकते हैं। और इस वीडियो में आगे बात करें इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाले सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलता रहे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इसका आरंभ करते हैं। साथियों, इसमें जो पहले चर्चा की गई है, सरल आकृति की चर्चा की गई है। सरल आकृति अर्थात सरल आकृति क्या है? सरल आकृति वो आकृति होती है जो स्वयं को नहीं काटती है, उसको हम सरल आकृति बोलते हैं। फिर से एक बार, हालांकि ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं तो फिर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप रोक रोक करके उन बातों को फिर से सुन सकते हैं। खैर, अगर मैंने कहा है फिर से तो फिर से सुने। ऐसी आकृति जो स्वयं को नहीं काटती है सरल आकृति कहलाती है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये एक दूसरे को, ये जो तीन रेखाएं हैं या तीन रेखाखंड है, ये एक दूसरे को नहीं काट रहा है। और जब एक दूसरे को नहीं काटेगा तो ऐसी ही आकृति को हम सरल आकृति कहते हैं। और भी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यह भी क्या है, एक सरल आकृति है और यहां पर एक दूसरे को नहीं काटा जा रहा है। और सरल आकृति जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है बंद आकृति और एक होती है खुली आकृति। खुली आकृति, बंद आकृति का अर्थ यह है कि जब हम इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं तो किसी भी जगह से खुला हुआ नहीं हो, तो ऐसी आकृति को हम बोलते हैं बंद आकृति। लेकिन जब हम इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या कोई चीज बनाते हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये स्पेस जो है बिल्कुल खुला हुआ है, हालांकि यह भी क्या है, सरल आकृति है। लेकिन किस प्रकार की सरल आकृति है? तो खुली सरल आकृति है। तो आई होप आपको ये सरल आकृति समझ में आ गई होगी। अब इसकी आगे अगर हम बात करें तो बहुभुज किसे कहा जाता है? तो बहुभुज रेखाखंड की सहायता से बंद आकृति और खुली आकृति को बहुभुज कहा जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है बंद आकृति और ये है खुली आकृति, और ये जो है एक लाइन की मदद से, एक लाइन सेगमेंट की मदद से बनाया गया है। तो ऐसी ही आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। फिर से सुन लें, रेखाखंड की मदद से, चाहे वो आकृति बंद आकृति हो या फिर खुली आकृति हो, तो इस प्रकार की आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। आई होप यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और बहुभुज आपके सामने कई एक प्रकार से आता है। जैसे आप ये देखेंगे, ये भी क्या है, एक प्रकार से बहुभुज है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं या फिर चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजा वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये हालांकि बंद है,
तो बंद और खुली दोनों आकृति को हम बोल सकते हैं क्या, बहुभुज बोल सकते हैं। तो यह मैंने आपको बताया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। अब अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे है बहुभुज के विकर्ण अर्थात डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो वो क्या है, मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पर जो है आकृति बनाई जो कि चतुर्भुज है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि यह जो है आयत है। एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है। इस शीर्ष के बगल में यह शीर्ष है तो इसको बोलेंगे आसन्न शीर्ष। जो शीर्ष बगल में होता है उसको हम आसन्न बोलते हैं। तो बगल वाले शीर्ष में हम रेखा खींच करके विकर्ण नहीं बना सकते, तो इसके लिए जो है हमें दूर में जो शीर्ष होगा अर्थात इस शीर्ष से जो है दूर वाले शीर्ष में हमको मिलाना होता है। और यहां से फिर इस तरह से देख लेंगे यह शीर्ष का है और यह शीर्ष का है, तो दोनों शीर्ष एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो इस तरह की रेखाखंड को, इस तरह की रेखा को या इस तरह के रेखाखंड को हम विकर्ण बोलते हैं। तो जिस आकृति में या जिस बहुभुज में दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड होता है या खींचा जाता है तो उसी को हम विकर्ण बोलते हैं, और यह भी क्या है, विकर्ण है। तो ये विकर्ण भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप कमेंट्स करके हमको जरूर बताएंगे कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। खैर एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों को मिलाने वाला यह रेखाखंड जो है उस बहुभुज का जो है विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारी आगे जो कॉन्सेप्ट को लेकर के बातचीत होगी वो होगी अभ्यंतर और बहिर्भाग। इंग्लिश में बोलेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो मान लीजिए कि ये कोई बहुभुज है, इसके अंदर हम जो है कुछ चीजों का निर्माण कर देते हैं। जैसे मान के चलिए हमने ईंट बना दी, यहाँ पे ईंट, ये हमने ईंट बना दी, और फिर कई एक ईंट मैंने बना दी, ये भी ईंट, फिर यहाँ पर भी मैंने ईंट बना दी, इधर भी इधर भी, और कुछ ईंट जो है हमने यहाँ पर बाहर बना दिया, ये और इधर भी। ये बिल्कुल ही इजी है। अभ्यंतर और बहिर्भाग किसे कहा जाता है। इस फिगर के बाहर में जो ईंट दिखाई पड़ रही है इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं बहिर्भाग। और इस फिगर के अंदर में जो हिस्सा घेरा हुआ है या जिस हिस्से में कुछ चीजें बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पर ईंट, इसी को बोला जाता है अभ्यंतर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो है बहुभुज के कुछ प्रकार होते हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अब जो है हम बहुभुज का प्रकार पढ़ेंगे और वो क्या क्या होता है। एक होता है अवतल बहुभुज और दूसरा होता है उत्तल बहुभुज। ये क्या होता है तो मैं यहाँ पर एक फिगर आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आप बढ़िया से देखेंगे। तो ए बी सी डी ई। अब मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि बढ़िया से देखेंगे। इसमें हम अगर विकर्ण के बारे में कुछ सोचें कि इसमें मुझे विकर्ण बनाना है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष देख लें कि यहाँ पर है, इसका शीर्ष है, तो ये विकर्ण हुआ नहीं। लेकिन अगर हम कोशिश करें यह जो है इस फिगर से बाहर निकल जाएगा या फिर इस शीर्ष पर नहीं मिलेगा। तो स्वभावतः हम यह आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब रेखा जो है ये रेखाखंड दो शीर्षों को टच करता है तो उसको हम रेखाखंड उसको हम विकर्ण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सी और ई जब आप खींचते इससे बाहर चला जाता है। तो जब विकर्ण बाहर चला जाएगा तो उस तरह की आकृति को या वैसे बहुभुज को हम अवतल बहुभुज बोलते हैं। आई होप यह भी आपको क्लियर हो गया होगा।
अब इसका उल्टा हम समझ जाएंगे, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या है, अभी हमने जस्ट इसका यहाँ पर बना करके आपको दिखाया था। एक शीर्ष और ये एक शीर्ष, दोनों शीर्षों को हमने मिला दिया और यहाँ पर ये, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इस फिगर से बाहर नहीं निकला है, दोनों शीर्षों को टच किया है, ये भी। तो इस तरह के बहुभुज को हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो और भी बहुभुज होते हैं, समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज क्या, विषम बहुभुज क्या है, इसको देखते हैं। कहा जाता है कि कोई भी बहुभुज है, उस बहुभुज की भुजा और उसी बहुभुज का अंतःकोण, अर्थात ऐसा कोण जो अंदर में बनाया गया हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने इस तरह से एक त्रिभुज बनाया और यहाँ पर ये कोण, यह कोण और यह कोण, इस कोण को कहा जाता है क्या, अंतःकोण। और इसकी भुजा, ये क्या है, भुजा, और ये भी क्या है, भुजा, ये भी क्या है, भुजा। तो भुजा और अंतःकोण दोनों की माप को अगर हम बराबर करेंगे, अगर बराबर आ गया तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, समबहुभुज। लेकिन अगर ये बराबर नहीं आया तो ये क्या है, विषम बहुभुज है। तो इतना पढ़ लेने के बाद आपको 3.1 बनाने में दिक्कतें नहीं आएंगी। हालांकि मैं 3.1 का वीडियो बना करके अगले कुछ दिनों में अवश्य डालूंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जाते जाते मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य